तो आज हमारा लेसन है वो है द लास्ट लेसन। ये +2 का पहला पार्ट है, द लास्ट लेसन, और इसके राइटर हैं अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे, और इस कंट्री कौन सी इसमें? फ्रांस। इस लेसन के अंदर फ्रांस कंट्री के बारे में बताया गया। और फ्रांस की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? एल्सेस और लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन, फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट। बैकग्राउंड क्या है इसका? इस लेसन का बैकग्राउंड है फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको पर्शियन वॉर, ये इस कहानी का बैकग्राउंड है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1870 से 71 तक ये युद्ध चला था फ्रांस और पर्शिया के बीच। ठीक है, अब पर्शिया जो है, पर्शिया एक्चुअल में आज के दिन 3 देश हैं जो उस समय पर्शियन हुआ करते थे: पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन तीनों को मिला के उस समय में पर्शिया एक देश था। आज के दिन में पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, और मेन इसमें कौन है? जर्मनी। इस बात की थीम क्या है? लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म। लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म। अब लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म क्या है? लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी भाषा को सबसे बेहतर मानता है, वो मानता है कि उसकी भाषा से बेहतर कोई भाषा नहीं है, और वो भाषा के आधार पर दूसरे लोगों को गुलाम बनाता है। तो इस पार्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि भाषा के आधार पर दूसरे देश के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई। दूसरी थीम क्या है? टीचर टॉट रिलेशनशिप। टीचर टॉट रिलेशनशिप, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का संबंध, या हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक और विद्यार्थी किस तरह से उनका एटीट्यूड होता है टीचिंग और लर्निंग के प्रति, ये इसकी सब थीम है। ठीक है, मेन थीम क्या है? लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म, और सब थीम क्या है? टीचर टॉट रिलेशनशिप। और इस पार्ट का जो नरेटर है वो है फ्रेंच। नरेटर कौन है? फ्रेंच। अब देखो, नरेटर में और राइटर में क्या फर्क है? राइटर तो कौन है? अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे, और नरेटर कौन है? फ्रेंच। देखो, राइटर कौन होता है? जो लिखता है, वो राइटर। और जो उस पाठ के अंदर या उस लेख के अंदर जो हमें उस लेख के पूरे का वर्णन करता है, वो होता है नरेटर। तो यहाँ पे जो नरेटर है इस पाठ का, वो कौन है? फ्रेंच। ठीक है, अब कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मुख्य पात्र एक तो है फ्रेंच, जो एक विद्यार्थी स्टूडेंट है, और दूसरा है एम हेमल, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक है। तो ये तो वो हमारा इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी होगी कि लेसन के बारे में क्या है। लेसन का नाम हो गया द लास्ट लेसन। राइटर हो गए अल्फोंस डोडे। फ्रांस देश की कहानी है, और फ्रांस के भी कौन? 2 डिस्ट्रिक्ट, एल्सेस और लॉरेन। बैकग्राउंड कहानी का क्या है? फ्रैंको पर्शियन वॉर, फ्रांस और पर्शिया के बीच का जो युद्ध था। और इसमें युद्ध में हुआ क्या था एक्चुअल में, कि पर्शिया जो है वो फ्रांस को इस युद्ध में हरा देता है, और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन, इनके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, और इन पर अधिकार करने के बाद क्या होता है वो इस कहानी में हमें बताया जाता है द लास्ट लेसन में। थीम इसकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म, कि भाषाई आधार पर दूसरे राज्य को या दूसरे देश को गुलाम बनाना। तो यही जर्मनी ने किया, इसमें एल्सेस और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जीत लिए थे, इनके अंदर उन्होंने अपनी भाषा लागू कर दी। सब थीम इसमें है टीचर टॉट रिलेशनशिप, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का संबंध क्या है, लर्निंग और टीचिंग के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। नरेटर इसका फ्रेंच, कैरेक्टर्स फ्रेंच, मेन कैरेक्टर है, विद्यार्थी है एम हेमल, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। ठीक है, अब ये कहानी शुरू कहां से होती है? इस कहानी में क्या होता है कि फ्रेंच जो वो स्कूल जाने के लिए थोड़ा घर से लेट निकलता है, और उसको डर लगता है कि जो एम हेमल है, जो उनके अध्यापक है फ्रेंच लैंग्वेज टीचर के, उन्होंने उसे काम दे रखा था कि वो आज उनसे
पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में ABC भी नहीं पता, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि पार्टिसिपल्स होते क्या, तो वो डरा हुआ था इसमें। फिर जैसे वो घर से बाहर निकलता है स्कूल जाने के लिए, उसके बाद रास्ते में उसको दिखाई देता है कि एक जंगल है, जंगल के किनारे पर पक्षी जो हैं, जंगल के एज पर पक्षी चहचहा रहे हैं, दिन बड़ा ही सुहाना है। और पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं, जो पर्शिया के सिपाही हैं, वो आराम के पीछे जो मैदान है उसके अंदर अपना अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। इन सबको देख के उसका मन करता है कि चलो आज स्कूल नहीं जाते। फिर उसके मन में आता नहीं, स्कूल तो हम जाएंगे, स्कूल तो मैं जाऊंगा, तो स्कूल के लिए चल पड़ता है। आगे जाके देखता है बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, और उस बुलेटिन बोर्ड पर आज तक की जो भी 2 साल से, पिछले 2 साल से जो भी बुरी न्यूज़ आई है, चाहे वो युद्ध हारने की हो, भर्ती की हो, या कोई ऑर्डर हो, ये सारी बैड न्यूज़ उनकी उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती रही। उसने देखा कि लोग खड़े हैं बुलेटिन बोर्ड पे, उसने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक खड़े तो कोई बात नहीं, आगे चलता है। आगे जाता है तो एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है वाचर, वो देखता है उसको, और वो व्यंग के रूप में कहता है कि भाई फ्रेंच इतनी जल्दी मत जा, स्कूल धीरे चल, तू बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। क्योंकि व्यंग क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि भाई अभी ये स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो उस पर फ्रेंच पे ध्यान नहीं देता, वो आगे निकल लेता है। जैसे स्कूल में जाता है तो फ्रेंच बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है? नॉर्मली स्कूल के अंदर जब आप जाते हैं तो शोर आता है, डेस्क पे खिसकने का शोर आता है, बच्चे एक साथ शोर कर रहे होते हैं, कोई यूनिसन में क्या कर रहा होता है, पहाड़े गा रहा होता है, कोई गिनती गा रहा होता है, कोई ऐन आराम गा रहा होता है, इस तरह से काम चलता है स्कूल के अंदर। उसने विश्वास किया था कि भाई शोर होगा स्कूल में, असल बसल होगी, और तो चुपचाप क्लास के अंदर चले जाए। लेकिन जैसे वो स्कूल में पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा स्कूल कैसे है, जैसे संडे मॉर्निंग, मतलब वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, बिल्कुल चुपचाप हो, कोई कुछ नहीं बोलता। अब फ्रेंड्स ने सोचा तो ये था कि भाई इस कॉमोशन के अंदर, इस कोलाहल के अंदर तो क्या करना, स्कूल में चले जाना, किसी को पता नहीं चलेगा, अंदर बैठ जाना आराम से। लेकिन अब उसे कैसे जाना पड़ता है, सबके सामने जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है। फिर जो एम हेमल इनके अध्यापक हैं, वो कोशिश करते, वो कहते हैं उसको भाई चलो फ्रेंड्स बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बनाई शुरू करने वाले थे। अब जैसे क्लास में वो गया फ्रेंड्स, वो देखता है कि अध्यापक जो एम हेमल, उन्होंने अपना एक नया जो कोट है वो पहन रखा है, जिसके झालर है, टोपी लगा रखी है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी की हुई। और अक्सर एम हेमल इन वस्त्रों को पहनता था जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी, या एनुअल फंक्शन होता था, मतलब कोई भी विशेष कार्यक्रम होता था, उस समय पे एम हेमल उन वस्त्रों को पहनते थे। उसने देखा कि एम हेमल ने आज वस्त्र पहन रखे सर ने। उसके अलावा उसको एक सरप्राइज और मिला, जैसे क्लास देखता है पीछे वाले जो सीट जो खाली रहती थी, पीछे वाले बेंच, उनके ऊपर गांव के पोस्ट मास्टर आए बैठे हुए हैं, पहले का जो मेयर है वो बैठा हुआ है, होसर बूढ़ा होसर बैठा हुआ है, और गांव के और लोग भी बैठे हुए हैं सीट पे। वो देखता पता नहीं क्या हो गया, वो बैठ जाता है। फिर एम हेमल आता है पढ़ने के लिए और अनाउंस करता है आते कि जर्मन से एक आदेश आया है, उस आदेश के अनुसार अब एल्सेस और लोरेन, एल्सेस और लोरेन, ये जो 2 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, इनके अंदर फ्रांसीसी भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और आज मैं अपना अंतिम लेसन तुम्हें पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपका नया अध्यापक आ जाएगा जर्मन पढ़ाने वाला। तो जो ये जो ऑर्डर था, अब आपने ध्यान दो, जो फ्रेंच वहाँ से आ रहा था, स्कूल के लिए आ रहा था, तो रास्ते में भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो बुलेटिन बोर्ड पे यही आदेश आया हुआ था कि कल से एल्सेस और लोरेन के अंदर फ्रेंच भाषा की जगह जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। अब जैसे ये बात कहता है एम हेमल, फ्रेंच एकदम स्तब्ध हो जाता है कि क्या हो गया, कि आज हमारे अध्यापक का लास्ट लेसन है, आज के बाद ये हमें नहीं मिलेंगे। इससे पहले उसको क्या लगता था, वो उस अध्यापक थोड़ा क्राइटली समझता था, कुशट समझता था कि ये तो बेस पिटाई करता है, वो ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में देता भी नहीं था। उसको उसकी किताब क्या लगती थी, बोझ लगती थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि आज एम हेमल का लास्ट लेसन है,
और इसके बाद हमें फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी तो उसको बड़ा दुख होता है, और उसका जो एम हेमल के प्रति जो एटीट्यूड था वो चेंज हो जाता है। अब उसको एम हेमल बड़े प्यारे लगने लगते हैं, अपनी किताबें बड़ी प्यारी लगने लगती हैं। अब फ्रेंच घर भी कह सकता था। इसके आगे क्या होता है कि एम हेमल उनको कहते हैं अपना काम शुरू करते हैं। एम हेमल उन्हें पढ़ाना शुरू करता है। एम हेमल बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और फ्रेंच को भी हर बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब इससे पहले फ्रेंच को इतनी अच्छी तरीके से बात समझ में नहीं आई थी। क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि फ्रेंच ने कभी इससे पहले ध्यान दिया ही नहीं था। अब फ्रेंच ने भी हर बात को ध्यान से सुनी और एम हेमल ने भी आज हर चीज को बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सरल तरीके से समझाया। इसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच है वो ये सोचता है कि अब मेरे से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं लगातार सारी बातें बता दूंगा, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो वो पहले ही वर्ड में अटक के खड़ा हो जाता है। इस पे एम हेमल से धमकाते नहीं है, डांटते नहीं है, वो सीधा कहते हैं कि बेटा इसमें गलती केवल तुम्हारी नहीं है कि तुमने अपनी भाषा को नहीं सीखी। इसमें वो अपने आप को जिम्मेवार भी ठहराते हैं कि हाँ गलती मेरी भी है और गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है। अपनी गलतियाँ क्या बताता है वो? कहते हैं जब भी मुझे फिश पकड़ने का मूड हुआ तो मैंने तुम्हारी क्लास छोड़ दी और मैं फिश पकड़ने के लिए चला गया, मछली पकड़ने के लिए चला गया। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि मेरे बगीचे के अंदर आप पानी ले आओ। और माँ बाप की गलती क्या है कि कुछ पैसों के लिए कि चलो ये बच्चा काम पे लग जाएगा तो हमें घर में कुछ दो पैसे और मिल जाएंगे, उन कुछ पैसों के लिए तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है, तुम्हारी पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। और विद्यार्थी खुद तो था क्योंकि उसने भी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो बताता है कि अगर हम भाषाई रूप से गुलाम हो गए तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। वो बताता है फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करता है तो कहता है कि ये सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और कहता है कि जब तक आप अपनी भाषा को अपने अंदर जिंदा रखोगे तब तक इस तरह से है जैसे कि तुम जेल में हो लेकिन जेल की चाबी तुम्हारे पास है, कि तुम गुलाम बन गए हो लेकिन गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ताकत तुम्हारे पास है। इसके बाद फिर थोड़ा सा ड्राइंग वर्क चलता है काम क्लास के अंदर। अब फ्रेंच देखता है कि कबूतर है क्लास में और वो कबूतरों को देख के सोचता है कि क्या ये जो जर्मन वाले हैं जिन्होंने हमें ये हमारे ऊपर अपनी भाषा थोप दी है कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो क्या ये कबूतर भी, क्या वो कबूतरों को भी फ्रेंच जर्मन में कूदना सिखा देंगे? तो सोचने वाली बात तो ये है कि वो पक्षियों को नहीं सिखा सकते। पक्षियों को जिस भाषा में बात करनी है वो उसी भाषा में बात करते हैं। उसके बाद क्लास आगे बढ़ती है। एम हेमल पूरी कोशिश करते हैं जितना भी उनको आता है वो सारी बातें उनको बता दें, पूरी कोशिश वो करता है इस अध्याय के अंदर। और जो गांव वाले जो आए हुए थे लोग, वो क्यों आए थे? वो गांव वाले लोग इसलिए आए हुए थे क्लास के अंदर कि एम हेमल को 40 साल हो गए थे स्कूल में पढ़ाते हुए, फ्रेंच भाषा का शिक्षण करते हुए। वो लोग अपनी भाषा के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए और उस अध्यापक के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए वहाँ पर आते हैं, उस कक्षा में आते हैं। उसके बाद एक लेसन पढ़ाया जाता है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। उनको जो बूढ़े लोग जो पीछे बैठे हैं, गाँव के लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, वो लोग बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से उसको सुनते हैं और जैसे छोटे बच्चे गाते हैं उसी तरह से वो अल्फ़ाबेट्स को साथ साथ गाते हैं। बड़ा ही मार्मिक और इमोशनल दृश्य बन जाता है ये। इसके बाद पर्शिया के सोल्जर जो वहाँ पे आरामिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो वापस लौट रहे हैं, ट्रम्पेट बजाते हुए। ऊपर से आवाज़ आती है खिसकने की कि कुछ संदूक वगैरह खिसक रही है। उसमें क्या होता है कि जो ये एम हेमल की जो बहन है वो अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि निकल जाना। अब एम हेमल को विदा करने का टाइम आ गया। उसने क्या किया? उसने बोर्ड पर लिख दिया विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस इसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। उसने
क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, उसके अंदर इमोशंस इतने आ गए थे कि वो बोल नहीं पा रहा था। इसलिए ऐसा लिखने के बाद वो इशारे से ही कर देता है कि भाई आज की क्लास खत्म और मेरा अंतिम लेसन भी खत्म। तो इस पैर से सीखने क्या मिलता है? देखो, देश दो तरह से गुलाम बनाते हैं। एक तो इन्होंने क्या किया, पर्शियावरण में जीत लिया, अल्सेस और लोरेन। तो राजनीतिक रूप से तो इनको अपने अंदर मिला चुके थे, गुलाम कर चुके थे। अब दूसरा क्या कर रहे थे, वो अपनी भाषा को इन लोगों के ऊपर थोप रहे थे, जर्मन भाषा को इन लोगों के ऊपर थोप रहे थे, ताकि ये भाषाई रूप से भी गुलाम हो जाए। और भाषाई रूप से गुलाम होने के लिए के ऊपर ये एम हेमल भी बताते हैं कि तुम लोग अगर अपनी भाषा नहीं सीख सकते, अगर तुम्हें अपनी भाषा नहीं आती है, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि तुम इस भाषा के लायक ही नहीं हो, तुम्हें अधिकार ही नहीं है उस देश का निवासी कहलाने का। अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम क्या हो, तुम कहो मैं एक फ्रेंच हूँ, मैं एक फ्रांसीसी हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें फ्रांसीसी भाषा ही नहीं आती, तो तुम कहाँ के फ्रांसीसी हो? तो ये लैंग्वेज के ऊपर भी बड़ा इस पर फोकस किया गया। टीचर टॉट रिलेशनशिप में कि अध्यापक का नजरिया और विद्यार्थी का नजरिया, दोनों का नजरिया टीचिंग और लर्निंग के प्रति दिखाया गया। तो जब भी करें, हर चीज़ को ध्यान से सीखना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जो भी लेसन आप पढ़ें पूरे ध्यान लगा के पढ़ें। और इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन तो बनता है तो फ्रेंच का करेक्ट, दूसरा एम हेमल का करेक्ट, और तीसरा जो मुख्य क्वेश्चन इसमें बनता है वो है इसकी थीम के ऊपर। बड़े क्वेश्चंस के अंदर, छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपके बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, स्कूल के बारे में अनयूजुअल चीज़ें क्या घटित हुई उसमें, एम हेमल ने अपनी जो नई ड्रेस है, जो ग्रीन कोट वाली ड्रेस है, वो क्यों पहन रखी थी, इसका क्या नाम है, फ्रेंच का एम हेमल के प्रति एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ, एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है, और विवा ला फ्रांस का क्या अर्थ है। इसके अलावा जो क्या नाम है आपका, जब वो फ्रेंच स्कूल से घर से स्कूल जा रहा होता है तो उसको क्या परेशानी है, वो डर क्यों रहा होता है, वो स्कूल से बंक मारने की कोशिश क्यों करता है। इस तरह के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे।